जाऊयात शिवाजी पार्कला मनसेचा इथे दीपोत्सव सुरू झालाय। मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कहले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई अर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाए। तो मैं उस पोर्च में सोता, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फोटो भी ली, फिर आगे चली जा रही थी कहा। तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवन ने वो पिक्चर जंजीर कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? और मगर एक बात की हमको भी दाद दीजिए, इससे पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लवर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के, छोटी छोटी झलके देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस हुए कि यही आदमी कर सकता है। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश जी। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट कर दे, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था जंजीर के पहले, पूरे स्टार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा का वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात, हैट्स ऑफ टू हिम। और हमारी जंजीर की कामयाबी में कितना बड़ा हाथ है प्रकाश मेहरा की इज्जत का, वरना वो हमसे कहता ले जाओ भैया, ये तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं। 2 हीरो रिफ्यूज कर दे, स्क्रिप्ट खराब लगने लगती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये उनका कन्विक्शन था, हैट्स ऑफ टू हिम। इनकी एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, वो शोले। सर वो शोले में गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे, अगर वो हाँ बोलते, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है जी, वो करे या शोले करे। तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग की। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है। लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर। अब ये मैं आपको गब्बर सिंह के बारे में एक बात बताऊं, ये गब्बर नाम कहां से आया? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे। तो एक गब्बर डाकू था वहां पर, और मशहूर डाकू था, तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुनाया कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वगैरह। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब वो आपने नाम जो बताया था वो बहुत अच्छा है, गब्बर, ये रख लेते हैं। कल हाँ भाई रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेस्ट किया हुआ। अब इसका उल्टा देखो, 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहां मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम के एक प्ले में देखा। मैंने कई दफा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो छोटा लड़का बड़ा अच्छा था, वो बात खत्म हो गई, भूल गया। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को आया कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते तो लड़के उसे बुलवाते ना, और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से आया। अब देखिए दोनों उल्टी बात है, नाम इन्होंने मुझे बताया था और मैंने सजेस्ट किया, और काम मैंने उसका बताया था वो इन्होंने सजेस्ट किया। तो दिस वॉज द रिलेशनशिप, दिस वॉज द रेफर। एकतर पहिल्यांदा सर्वांना नमस्कार आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे 2 दिग्गज जे इथे बसले, माझं यांच्याशी कनेक्शन जरा वेगळ्या प्रकारचं आहे। कमर्शियल सिनेमामध्ये मला जो ब्रेक मिळाला ॲज अन ॲक्टर, तो सलीम साहेबांनी मला दिला नाम फिल्ममध्ये। आणि माझ्या कॅरेक्टरचं नाव जयसिंगराव कालेवार होतं, आणि डायलॉग माझे हिंदी मराठी होते।
तेव्हा मला ती एक संधी त्यावेळेला मिळाली. सलीम साहेबांबरोबर बसून त्यांनी मला विचारून मला डायलॉग लिहायला दिले त्याचे. तर ते एक, आणि नंतर मी 9 फिल्म ॲज अ डिरेक्टर ज्या केल्या तर सगळ्या फिल्म्स माझ्या जावेद साहेबांनी लिहिल्या. त्यामुळे वन ॲज अन ॲक्टर आय वर्कड अँड द अदर ॲज अ डिरेक्टर. सलीम साहब, जावेद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज का जो अपना जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन जब स्क्रिप्टिंग करता है, जब स्क्रीन प्ले लिखता है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आपकी फिल्मों का होता है. आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं. अगर हम विलन का सोचते हैं तो विलन का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे शोले में था, या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होने चाहिए जो डॉन में थे. हमेशा ये रहता है रेफरेंस. सवाल मेरा ये है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? हु वर योर इंस्पिरेशंस एज डायरेक्टर्स इन योर टाइम? ये जो हमारा जो था सोचने का तरीका था स्क्रिप्ट का, वो स्क्रीन प्ले से ही स्टार्ट होता था. बहुत से लोग स्टोरी लेके आते हैं कि मेरे पास ये स्टोरी है. स्टोरी तो हर आदमी के पास होती है, एवरीबडी हैज गॉट ए स्टोरी, बट उसके पास स्क्रीन प्ले नहीं होता. यू ऑलवेज टेल हिम कि स्क्रीन पे लिख के आओ कि ये स्क्रीन प्ले कैसा होगा. नाउ एनीबडी हु डजंट सी इट हैपनिंग कैनॉट बी ए स्क्रीन प्ले राइटर. यू हैव टू सी इट हैपनिंग. दरवाजा खुला, एक कैरेक्टर अंदर आया, मकान खाली है, देखा, इधर खुला इधर खोला, एक आवाज आई, देखा कुर्सी के ऊपर एक बैठा हुआ आदमी सिगार पी रहा है. यू शुड सी इट एंड यू शुड सी के पिक्चर देखना चाहिए. इवन जब टाइम मैगजीन के अंदर जो आता था रिव्यूज आते थे, उसमें सिर्फ 2 आदमी के नाम आते थे, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर जी, और किसी का नाम नहीं आता. स्क्रीन प्ले की बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है स्क्रीन प्ले. जब हमने देव साहब को ये कहानी सुनाई जंजीर की, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रीजन से मैं ये फिल्म नहीं करूं, तो अगर आपसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहेगा कि उनको कहानी करनी नहीं पसंद आई, मुझे कहानी बहुत पसंद आई है एंड यू हैव डन ए गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मगर मैं किसी वजह से अगर करता हूं तो ये मैं आपको कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट टू यू यंग पीपल. ये करके दोनों के गले में हाथ डाल के निकले बाहर. चलिए जावेद साहब. देखिए, अच्छी बात क्या है, अगर आप एक किसी आदमी से या एक किसी सोर्स से इंस्पायर्ड हैं, इम्प्रेस हैं, तो आप उसकी कॉपी हो जाते हैं जी. लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से और बहुत से सोर्सेज से इम्प्रेस हैं और इन्फ्लुएंस हैं, तो फिर आप ओरिजिनल हो जाते हैं. किस्सा क्या है कि अगर आप फिल्मों में पूछेंगे, जो हमारी पास की फिल्में हैं, जो सलीम साहब को भी और मुझे भी दोनों को बहुत पसंद थी, वो थी गंगा जमुना, वो थी मदर इंडिया, जो हमें बहुत पसंद थी, और पिक्चरों के अलावा भी ये पिक्चरें हमें ज़्यादा पसंद थी. लेकिन हमें मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल्स भी पसंद थी. हमको जो क्लासिक्स हैं वो भी हमने पढ़ी थी और वो भी हम जानते थे. उसके अलावा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो खत्म हो गया बाद में, या अभी भी कहीं है, सांस ले रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइटर. बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स उसने हिंदुस्तान में पैदा किए, जिसका बुनियाद तो डाली थी मुंशी प्रेमचंद ने, लेकिन उसके बाद कृष्णचंद, इस्मत चुगताई और मिंटो, बड़े बड़े राइटर पैदा हुए. हमने इन्हें भी पढ़ा हुआ था. तो हमारे इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं. और कुछ हम खुद थे, कुछ हमारी अपनी पसंद नापसंद, अपनी पर्सनैलिटी भी थी. अल्टीमेटली तो आपका अपना एस्थेटिक्स है ना, जो चूज करता है चीज़ों को कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है. तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि 2 लोगों को जिंदगी में कभी साथ काम नहीं करना चाहिए. एक जो बिल्कुल एक जैसे, तो 2 की क्या जरूरत है, एक काफी है. और एक जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, वो साथ में कैसे काम करेंगे. तो कुछ कॉमन होना, जो बहुत स्ट्रांग वैल्यूज है, कॉमन होनी चाहिए, और कुछ अलग अलग एक्सपोजर हो दोनों का, तो वो अपना खजाना लेके आएगा, ये अपना खजाना लाएगा. और जो बीच में है वो दोनों का है. दोनों की वैल्यू सिस्टम एक है. दोनों किस चीज़ को गंदा और घटिया समझते हैं, दोनों किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को बदसूरत समझते हैं, किसे खूबसूरत समझते हैं. जब तक ये कॉमन नहीं होगा, आप साथ काम नहीं कर सकते. तो यही खुशकिस्मती से हमारा ये कॉम्बिनेशन ऐसा परफेक्ट था कि बहुत कुछ हमारा कॉमन था, जहाँ तक मॉरल वैल्यूज,
जहाँ तक स्टैटिक वैल्यूज हैं कॉमन, लेकिन हमारे एक्सपोजर अलग अलग तरह के थे। मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ, अच्छी बात है आज सलीम साहब बैठे, मैं इनके सामने कहता हूँ, मैं तो स्क्रीन प्ले नहीं जानता था, मैं जबान जानता हूँ, मैं लैंग्वेज जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं डायलॉग समझता हूँ, कौन कैरेक्टर क्या बोल सकता है, मुझे धेले का स्क्रीन प्ले नहीं मालूम। ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे सिखाया। और जो भी थोड़ा बहुत मैं स्क्रीन प्ले के बारे में जानता हूँ, इट इज ओनली थैंक्स टू हिम।